हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ जो आपका BEVAE 181 है ना, जो इसका अभी जो दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला था, फिर जो मार्च अप्रैल में हुआ, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है। वैसे इसके तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम हो, जिनको नहीं पता होता है कि यूट्यूब पे ये भी होता है, जो जिनको पता होता है कि मतलब यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह हैं, बट उनको नहीं मिल पाते हैं ना पेपर्स, तो उनके लिए ये मैंने अपलोड किया है ये। ठीक है। तो ये वाला जो पेपर है, तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे, ये आपका जो पेपर है ना, ये आपके 50 मार्क्स का ही होता है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये आपके 4 क्रेडिट्स का ही कोर्स होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 30 मार्क्स का असाइनमेंट होता है, बाकी 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। तो अभी भी जो जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम, तब भी आपका 50 मार्क्स का ये होगा पेपर। और ये MCQs में आता है। MCQs मतलब कि जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कोई आपको एक जो आंसर है वो ढूंढना होता है। ठीक है। लिखना नहीं होता है, बल्कि OMR शीट आपको मिलता है, उसमें आपको उसको ये गोल गोल करना होता है ना डब्बे को, जो सही आंसर है उस जगह पे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आप जितना हो सके OMR शीट, आपको गूगल पे आप जाओ, वहाँ पे सर्च करो OMR शीट, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। वहाँ पे जाके, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको नहीं सॉल्व करना आएगा। ठीक है। या कहीं पे आप बुक सेलर के पास जाओ, वहाँ से OMR शीट लाओ, कोई एक लाओ शीट, उस पर कोशिश करो कि मतलब पहले ही देखो कि वो क्या समझने की कोशिश करो, ये है क्या चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है। उनको नहीं पता होता है क्या, और एग्ज़ाम में फिर टीचर्स भी उतनी हेल्प करते नहीं हैं, तो इस टाइम पे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप वहाँ पे आपका आधा टाइम इसी में चला जाएगा। ठीक है। तो अभी से ये आप अपना सोच के रखो कि OMR शीट आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता के रख रही हूँ। OMR शीट एक लाओ, उसको एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है। उस पर चीज़ों को, उसको समझने की कोशिश करो। प्रैक्टिस तो फिर खुद ही हो जाती है, उसको समझने की कोशिश करो, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, वो करो। ठीक है। तो ये है आपका, आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें आपको ऑप्शन हिंदी भी रहेगा, और हिंदी में भी बता के होगा, और ये भी इंग्लिश में भी। ठीक है। तो उसमें से आप वो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक ऑप्शन रखना है आपको वहाँ पे। उसके बाद है आपका 50 मार्क्स का हुआ, हर एक सवाल का आपको एक मार्क मिलेगा। ठीक है। तो ये है आपको। तो अब है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से अगर आपको कोई लगता है कि सही नहीं, मतलब चारों में से कोई सही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ज़ीरो करोगे। उस जगह पे जो ज़ीरो, OMR शीट में ज़ीरो भी एक जगह पे होगा, तो वहाँ पे आप गोल गोल करोगे। ठीक है। तो या आप वहाँ पे ज़ीरो लिख दोगे, वहाँ पे वो डब्बा, वहाँ पे आपको गोल गोल कर देना है। ठीक है। उसको, उसके बाद है आपको ये सेम, ये आपको यहाँ पे भी हिंदी में भी दे के है सारा। ठीक है। तो ये रहा आपका। उसके बाद अगर आप पहले सवाल की बात करोगे, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको पता था इन सब में से जो मैन मेड मतलब जो एक इंसान बनाता है, कौन सी चीज़ें जो इंसान बनाता है अपने हिसाब से, तो एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन क्रॉप फील्ड्स। ठीक है। क्रॉप फील्ड्स हो गया जो खेती बाड़ी करते हैं, जैसे आपके घर में भी बाहर अगर आप देखोगे गार्डन होगा, गार्डन में आपके वहाँ पे या सब्जियाँ कहीं पे लगा के होंगी, थोड़ी बहुत खुद लगाते हैं ना पेरेंट्स आपके, या खुद आप खेती बाड़ी करते हो, तो वो क्रॉप फील्ड्स, उसको पानी डालते हो, उसका ख्याल रखते हो, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर निकालते हो, है ना, तो यहाँ पे आप ऑप्शन रहेगा क्रॉप फील्ड्स। उसके बाद दूसरा था हु कॉइन्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म। जो ये टर्म पॉसिबिलिज्म है, ये आपका पहला ही चैप्टर है, उसी में है ये। तो ये किसने ये टर्म कॉइन की, मतलब किसने ये बोला कि पॉसिबिलिज्म भी कोई चीज़ है, तो ये नाम किसने दिया? तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा लूसियन फैब्रियो। ठीक है। तो ये आपका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनमें से आपका ये 4 देखे हैं, इसमें से जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं सारी कंट्रीज़ के लिए, तो उसमें से इन चारों में से कौन सा वाला नहीं है इसमें? ठीक है। लाइफ ऑन एयर नहीं है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, ये पहला ही चैप्टर है, उसी में आपको मिल जाएगा। तो जो लाइफ ऑन एयर है, ये उसका ऑप्शन गोल नहीं है। उसके बाद है होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप अगर कहीं रिमोट लोकेशन हो गया, गांव वाले या जो शहर से दूर वाले इलाके होते हैं, गांव वाले इलाके, वहाँ पर अगर आप जाओगे और टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ एन, तो वहाँ पे आप मीटिंग वगैरह करोगे, और जिसका ये रहेगा कि आप जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको कम करने के लिए अगर आपको रखना है, तो वो कौन सा इसका यहाँ पे आंसर रहेगा? तो आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे इसका जो है ये आंसर रहेगा प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। ठीक है। ये प्रोसीजर में आ जाता है, इसीलिए प्रोसीजरल इनइक्वालिटी है।
तो उसके बाद है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज टुवर्ड्स नेचर वाज प्रपोज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। तो इनमें से नेचर के टुवर्ड्स कौन सा वाला है? पैट्रियार्की जहाँ पे भी आपको आएगा ना, वहाँ पे हमेशा उस जहाँ पे फेमिनिज्म आ जाएगा ना, फेमिनिज्म जो पैट्रियार्की फेमिनिज्म है ना, ये एक साथ रहता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे फेमिनिज्म होगा वहाँ पे पैट्रियार्की आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फेमिनिज्म किसके लिए? इसी पैट्रियार्की के लिए लड़ने के लिए बनाया गया है ना। तो ये इसका यहाँ पे आपको रखना है याद कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन है, तो इसमें से नेचर का क्या मतलब, इनमें से कौन सा है जो नेचर के साथ इंसान, जो नेचर जहाँ पे हम जैसे पैट्रियार्कल सिस्टम को पढ़ते हैं, वहाँ पे अगर हम नेचर को लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो किस चीज़ को, वो कौन सी चीज़ होगी इन चारों में से? तो वो होगा आपका इको फेमिनिज्म, यानी जहाँ पे हम फेमिनिज्म को लेके और एक तो फेमिनिज्म की भी बात करेंगे, जो पैट्रियार्की ने आज तक किया है फीमेल्स के साथ, जो गलत हुआ है पैट्रियार्की की वजह से, उसके साथ साथ इस पैट्रियार्की की वजह से क्या इकोलॉजी पे भी क्या असर पड़ा है। तो ये आपको रखना है यहाँ पे। द मेन सेंटर ऑफ एनविस इज लोकेटेड एट, तो जो मेन सेंटर है एल्विस का वो कहाँ पे है? आपका दिल्ली में इसका रहेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद इससे हम आपका हिंदी में भी देखे है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? तो आपके हर्बीवोर्स आएगा, ठीक है। हर्बीवोर्स से ही तो स्टार्ट होता है, ये होता है ना आपका जो प्राइमरी, जो मतलब खाना जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑटोट्रॉफ्स है वो क्या करते हैं? वो हमारे प्लांट्स होते हैं, यानी वो खाना बनाते हैं। जो सबसे पहले कंज्यूम करेंगे जो खाने, उसको जो ऑटोट्रॉफ्स ने बनाया उसको पहले खाएंगे, उनको क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोर्स, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद है आपका जो उसको खाएंगे, हर्बीवोर्स हो गए ना, जो उसको जो घास वगैरह जो खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो वो वहाँ से स्टार्ट होगा ना। तो ये है आपका। उसके बाद है आपका द फॉलोइंग कंपोनेंट्स सल्फेट्स इन वाटर, एसिड रेन एंड फॉसिल फ्यूल आर पार्ट ऑफ, तो इसमें से जो ये सल्फेट्स इन वाटर है, एसिड रेन है, फॉसिल फ्यूल है, ये किसका पार्ट है? तो इसका आपका रहेगा सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेज इज टर्म्ड एज, अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करेंगे, जो उसका फाइनल स्टेज है उसको क्या बोलते हो आप? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसके बाद इन एन इकोसिस्टम एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ, अगर इकोसिस्टम में अगर हम बात करेंगे, जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में गायब हो जाती है? वो हीट एनर्जी की फॉर्म में गायब होती है। एट ग्लोबल लेवल द रीजन मोस्ट प्रोन टू नेचुरल कैलमिटीज़ इज, अगर हम दुनिया की बात करेंगे, कौन सी दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा जलजले आते हैं, सैलाब आता है, जहाँ पे नेचुरल जो चीज़ें हैं, मतलब बुरी चीज़ें हैं, मतलब नेचुरल कैलमिटीज़ वगैरह आती है जिसकी वजह से जो लोगों पे बुरा असर पड़ता है, वो कौन सी ऐसी जगह? आप देखोगे एशिया में सबसे ज़्यादा होता है, जलजले आते हैं, फ्लड्स आते हैं, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो रहता है यहाँ पे, सुनामी आती है, या जो भी जो ये हैं आपकी नेचुरल कुदरती कैलमिटीज़ जो हैं। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज विच इज़ नॉट इन द ताज ट्रेपेजियम जोन, तो इनमें से कौन सी फैक्ट्री है जो ताज ट्रेपेजियम जोन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, इसमें कौन सी इसमें नहीं आती है? तो यहाँ पे आपका मथुरा शुगर फैक्ट्री है, मोस्ट प्रॉबेबली था। उसके बाद है आपका ये हिंदी में से देन रहेगा आपका 13 है कि साइलेंट वैली इज़ द नैरो वैली ऑफ द डैश रिवर, इनमें से कौन से रिवर की जो साइलेंट वैली किस में आती है, किस रिवर के आसपास आती है? आपका आता है कुंथी, इसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड, तो जब 800 BC चल रहा था ना, उस टाइम पे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो आपकी 5 मिलियन थी, ठीक है। द टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट हैव, जो टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे इसका वीडियो। तो ये कहाँ पे ये जो आपका टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट है, इनमें एक कौन सा है इसमें से? तो जो डेसीडियस जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो 40 to 50 मीटर्स की हाइट में होते हैं, और इनके जो पत्ते पतले और ब्रॉड होते हैं, ठीक है, खुले खुले से होते हैं। उसके बाद इन इंडिया टीक एंड बैम्बो और कॉमन इन, तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के किन फॉरेस्ट में जो है आपके टीक और बैम्बो जो पेड़ है मिलते हैं ज़्यादा? तो आपके ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। इन इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द बायोमास पीक्स इन द पीरियड बिटवीन, अगर आप इंडिया के ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करोगे जहाँ पे बहुत सारे घास वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो उसमें सबसे ज़्यादा किस टाइम पे ये ज़्यादा ऊपर पीक पे पहुँच जाता है, सबसे ज़्यादा होता है वो आपके सितंबर से अक्टूबर में ये ऊपर पहुंच जाता है, सबसे ज़्यादा पीक पे होता है।
एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज़, अगर आप लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करेंगे इसमें से कौन सा उसमें आता है, तो रिवर इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, रिवर। सेम आपका हिंदी में। उसके बाद है आपका इंसेक्टिसाइड्स पर्टिकुलरली डीडीटी लेड टू रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ, जो इंसेक्टिसाइड्स में जो डीडीटी जो हम यूज़ करते हैं, जो एक दवाई होती है, इसमें किसकी सबसे ज़्यादा मतलब ये हो गई है, कौन सा ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है, मतलब ज़्यादा असर पड़ा है पॉपुलेशन पे, ख़त्म हो रही है जिसकी पॉपुलेशन। यहाँ पे आपका मैरीन फिश है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, गलती से हो गया इस पर, ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन आप देखो बहुत सारी जगहों पर मैंने दो बार किया है ना, तो मैं सही ऑप्शन इसका ढूंढ रही थी, ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। तो इसका आपका रहेगा आंसर बर्ड्स, ठीक है, अगर ज़्यादा आप देखोगे इसमें मोस्ट प्रॉब्ली इसका बर्ड्स आंसर रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर है बर्ड्स वाला, ठीक है। तो फिर है स्टडी रिहेबिलिटेशन ऑफ ग्रेट इंडियन डायनासोर्स वाज हैम्पर्ड बिकॉज, तो जो ये आपका किसकी वजह से हुआ था, जो इनकी मतलब जो इनमें जो ये मतलब इनकी जो हमारे गेंडे जिनको आप बोलते हो ना, किन की वजह से इसमें ये मतलब सही से ये ठीक नहीं हो रहे थे, मतलब इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, बीमारी। तो यानी जो उनकी कंडीशन थी वो किसकी वजह से धीरे धीरे ठीक हो रही थी, बल्कि जल्दी से ठीक नहीं हो रही थी, या उनकी जो वो मतलब जो उनकी कंडीशन में जो उनकी कंडीशन सही होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे क्यों हो रही थी या क्यों रुक गई थी। तो अगर आप इसमें आंसर देखोगे आपको लगेगा बहुत सारे बच्चों को इनफ फूड वाज नॉट अवेलेबल इन द हैबिटेट, ये भी लगता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका आंसर देखेंगे वो आपको ऑफ द रिंडरपेस्ट डिजीज़ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके बाद है आपका द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़ इज़ लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू, तो जो आपके इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं ये जो प्रॉब्लम है किसकी वजह से हो रही है, तो ये आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। एलियन स्पीशीज़ विच इज़ नोन टू कॉज स्किन एलर्जीज इज़, आपके जो एलियन स्पीशीज़ जो जिनकी वजह से स्किन एलर्जीज होती है वो कौन सा है, इसका आंसर आपका ये रहेगा पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राइटेरियन फॉर डेजिग्नेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो कि आपका जब आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो जगह आपको रख डेजिग्नेट करनी होंगी तो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट प्रॉब्ली लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन रहेगा। फिर अब बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स, एक जगह की जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो करती है आपके डाइवर्सिटी ऑफ एंड इन लिविंग नेचर को। सेम आपका हिंदी वाला है। उसके बाद है आपका 25 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट्स, इनमें से कौन सा एनिमल है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका मालाबार ग्रे हॉर्नबिल होगा, ठीक है आंसर। फिर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक्स एंड रिवर्स इज़, अगर आप मेन सोर्स देखोगे पानी का जो लेक्स और रिवर्स में आता है वो आपका क्या है, तो रन ऑफ रहेगा। उसके बाद है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर रेड सॉइल, तो इनमें से रेड सॉइल के लिए कौन सा सही नहीं है, तो इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स ऑफ कॉटन राइस एंड ग्राउंडनट, ये सही नहीं है, फोर्थ वाला इसमें। फिर आपका एन एक्वाफायर इज, तो जो एक्वाफायर होता है कि क्या होता है, इसका आंसर 2 रहेगा। लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर कोलेट्स डाउन, तो एक जो पत्थर की लेयर होती है जहाँ से जो पानी है वो नीचे को गिरता है, उसको आप एक्वाफायर बोलते हो। फिर है आपका द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एल्कलाइन सॉइल इज़ इज़ टू अप्लाई, तो अगर आपका सबसे इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है एल्कलाइन सॉइल का वो क्या है, अगर आप इसमें जिप्सम लगाते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर जिप्सम रहेगा। फिर आपका फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोर्सेज कैन एनर्जी बी हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल, तो यहाँ पे आपका कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी आपके कहाँ से, अगर हम फोटोवोल्टिक सेल को यूज़ करके कहाँ से हम एनर्जी ला सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका रहेगा सन में से। तो ये आपका रहा हिंदी वाला ऑप्शन। फिर है आपका द फर्स्ट वेव टाइडल एनर्जी प्लांट वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया एट, तो सबसे पहले जो टाइडल या वेव जो एनर्जी का प्लांट था वो कहाँ पे लगाया गया था, जो ये इसका था ये आपका थिरुवनंतपुरम में लगाया गया था, ठीक है। फिर द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड इज़, अगर आप लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री देखेंगे दुनिया में कौन सी है, वो आपका चाइना रहेगा। अगर आप इसमें, क्योंकि मैं इस कंक्लूजन पे इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि अगर आप NCERT पढ़ते हो वहाँ पे आपका यही आंसर रहेगा। गूगल पे भी मोस्ट प्रॉब्ली आपका चाइना ही रहता है, और आपका यहाँ पे अगर
अगर एनसीईआरटी में तो मतलब सबसे सही जो एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है उसमें तो सही इन्फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पे आपका चाइना ही दिखा रहा है। उसके बाद द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ प्लानट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आपकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन मैक्सिमम एक जो ये है ना आपका द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय रिसोर्स ऑफ प्लानट एट, तो देखो जो आपके मतलब जो मैक्सिमम आपकी पॉपुलेशन है उसको जो जितने भी रिसोर्सेज जो दुनिया मतलब हैं दुनिया पे वो आपके एक जितनी टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे वो सपोर्ट कर सके, उसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो इट इज़ द बायोफिजिकल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये आपका रहता है जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं प्लैनेट पे और जितनी आपके पास टेक्नोलॉजी है उससे आप अपनी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर उसको सपोर्ट कर पाते हो तो उसको आप बोलते हो बायोफिजिकल कैपेसिटी। ठीक है, फिर अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो बढ़ाती है, वो आपका वाटर वेपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन। तो इसके लिए कौन सा वाला सही है, यहाँ पे आपका मोस्ट प्रॉब्ली आपका यूवी ए इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, 3 यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक है, फिर आपका हिंदी में सेम। उसके बाद है आपका 36 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट इन ह्यूमंस। इनमें से आपका स्किन कैंसर और कैटरैक्ट कौन सा पैदा कर सकते हैं इंसान के अंदर, वो आपका यूवी रेडिएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है, यहाँ पे आपका ओजोन ऑप्शन था। द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इज़, तो अगर आप RSPM की जो स्टैंडर्ड लेवल देखोगे वो क्या रहती है आपकी यहाँ पे 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर रहती है। फिर है आपका यहाँ पे द क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विच एनवायरमेंटल इशू। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किसके साथ डील करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के साथ। फिर है आपका हॉट स्पॉट्स और रीजन्स ऑफ हाई। जो हॉट स्पॉट्स होते हैं ये किसके रीजन्स होते हैं, आपके हाई एंडेमिज्म के। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 41 वाला यहाँ पे व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ 1987 अमेंडमेंट ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। जो आपका 1987 अमेंडमेंट ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो कि फिर एक्ट 1981 में लाया गया था, उसका क्या मेन काम था, मकसद। इसका पहला आंसर रहेगा टू अनेबल एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको सबको एक साथ रख के पढ़ना समझना रहेगा इसका। ठीक है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था ये कब लागू किया गया था, 1980 में। फिर विच कन्वेंशन टुक अप द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इनमें से कौन सी जो कन्वेंशन है जिसने ओजोन लेयर को लिया प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन के लिए चुना गया, मतलब चुना, तो वीना कन्वेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली नॉट अ रिसाइकलेबल वेस्ट। इनमें से कौन सा है जो रिसाइकल जिसको हम नहीं कर सकते हैं, दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपका मेडिकल वेस्ट रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। इनमें से कौन सी जो मेथड है जो वेस्ट मिनिमाइजेशन नहीं है, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट है तीसरा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। तो ये सेम आपका हिंदी में। फिर आपका लास्ट पेज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हाजेरियस वेस्ट। जो सबसे खतरनाक वेस्ट है उसको आप ख़त्म करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपका आएगा सैनिटरी लैंडफिल्स। फिर है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करेंगे इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा क्योंकि इंडिया में सिर्फ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, तो 1 इसका आंसर है, नहीं इसने पूछा है ना तो वो है इसीलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है एक जो कि इकोलॉजिकल जो मतलब फॉरेस्ट है ना हमारे जंगल होते हैं उनकी जो इकोलॉजी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसका आंसर रहेगा आपको प्रोवाइडिंग एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, 4th वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी है जो नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी में जिसको नहीं डाला गया है, वो है आपका एनिमल हाइड्स एंड बोन्स, तीसरा। फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो था सबसे पहले कहाँ पे लागू किया, किस स्टेट में लागू किया गया था, यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन वेस्ट बंगाल, यानी दूसरा वाला। सेम आपका हिंदी में भी। ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये है पेपर ये कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले जो बात है मैं आपको बताती हूँ अब कैसे आप जो एग्ज़ाम है ये कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आगे मैं वीडियो ना बनाऊँ इस पर या मुझे भूल जाए बनाना, तो इसीलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ अब कैसे। ये चीज़ मैं वापस बाद में भी बताऊँगी, बट अगर आपके पास टाइम है आप प्लीज़ सुन लो, क्योंकि
जो आपका जब एग्ज़ाम होगा ना, उस टाइम पे आपको क्या करना है, इससे पहले जो दूसरा पेपर है पिछले साल का, वो भी मैंने इस पे ऑलरेडी अपलोड किया अपने चैनल पे, वो भी आप देख लेना, या जहाँ पे भी आप देखना चाहते हो आप देख लेना। उसके बाद जो ये वाला पेपर है ये भी आप देख लो। इसके बाद आप दोनों को एनालाइज करो कि किस चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। सेम आपको जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन, और असाइनमेंट ले लो 3 साल के, जहाँ जहाँ से भी असाइनमेंट में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ोगे, जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको मार्क करो। उसके बाद आप अपने पेपर पे आओ, जहाँ जहाँ से जिस जिस टॉपिक में से पेपर में से सवाल पूछा गया है पेपर में आपके, उन सारे टॉपिक्स को ढूंढो, उनकी अच्छे से स्टडी करो। आप लिख के ले लो, सवाल वहीं से आ जाएंगे, मतलब जो आपके पास होने के मार्क्स तो वहाँ से आराम से आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे, किताब बहुत ज़्यादा मोटी थी, काम भी होता है, इग्नू के बच्चे बेचारे मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है, और भी चीज़ें उनको होती हैं, इसीलिए तो इग्नू से करते हैं। तो इसीलिए आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप ये चीज़ कर सकते हो सकता है आपने पूरी किताब आप ना पढ़ पाए हो, बहुत सारे बच्चे थे उनका फिजिकल एजुकेशन हो या कोई और सब्जेक्ट हो, नहीं पढ़ पाए होंगे, कि किसी को समझ नहीं आती है जो ईवीएस है, या कुछ नहीं मतलब बहुत मुश्किल होता है समझना, टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए आप ये कर सकते हो, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, इससे आप अपना फिर पेपर देने जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर लेना। थैंक यू।